Hello everyone, welcome to Smart IS Foundation and sorry for recording this late today। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज राइजिंग इवेपोरेटिव डिमांड एंड थर्स्ट वेव। इवेपोरेटिव डिमांड जो है वो बढ़ गया है, इवेपोरेटिव डिमांड एंड थर्स्ट वेव क्या है? आप लोगों ने हीट वेव का नाम सुना होगा, कोल्ड वेव का नाम सुना होगा, बट थर्स्ट वेव का नाम तो नहीं सुना होगा। तो थर्स्ट वेव जो है वो हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज थर्स्ट वेव। द सेकंड इज ट्रम्प्स जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन एंड द रीऑर्डरिंग ऑफ यूरेशिया। ट्रम्प के वजह से कैसे जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन हो रहा है और कैसे यूरेशिया जो है पूरा रीऑर्डर में आ रहा है। तो ये आईआर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट टॉपिक इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। सेकंड इज मेनली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन आवर अंडरस्टैंडिंग। तो पहले राइजिंग इवेपोरेटिव डिमांड एंड थर्स्ट वेव। इवेपोरेटिव, साइंटिस्ट हैव कॉइंड अ न्यू टर्म थर्स्ट वेव। थर्स्ट मतलब प्यास, है ना, कि ऐसा वेव चल रहा है जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो एटमोसफियर है, उसकी प्यास ज्यादा हो रही है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा जो आसपास के लेक्स हैं या फिर मिट्टी है या फिर पौधे हैं, उनको और ज्यादा ड्राई करते जा रहा है ना। इवेपोरेटिव डिमांड बढ़ गया है। इवेपोरेटिव, इवेपोरेशन ज्यादा होना, दैट इज इवेपोरेटिव डिमांड। वेयर ए वार्मर एटमोसफियर ड्रॉज मोर वाटर फ्रॉम प्लांट्स। एक वार्मर एटमोसफियर ज्यादा पानी प्लांट से निकालता है पहले के कंपैरिजन में, सॉइल से और ट्रीज से निकालता है पहले के कंपैरिजन में। ओवरव्यू क्या है, ये जो मिटपल कुकल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो एंड माइक हॉबिन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, यूएस में नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये नया वर्ड थर्स्ट वेव कॉइन किया गया था। थर्स्ट वेव के बारे में और देखते हैं। थर्स्ट वेव इज अ पीरियड ऑफ सडन एंड इंटेंस इंक्रीज इन द इवेपोरेटिव डिमांड। इवेपोरेटिव डिमांड, इवेपोरेशन, एयर का इवेपोरेशन जो है और ज्यादा बढ़ जाना, कॉज्ड बाय हॉट ड्राई एंड सनी वेदर। वेदर हॉट होना चाहिए, वेदर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वेदर ड्राई होना चाहिए और सनी होना चाहिए, धूप वाला होना चाहिए। तो वहां पे इवेपोरेटिव डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इट मीन्स द एटमोस्फियर बिकम्स एक्सट्रीमली थर्स्टी एंड स्टार्ट्स पुलिंग वाटर रैपिडली फ्रॉम सॉइल। एटमोस्फियर एक्सट्रीमली थर्स्टी हो गया और सॉइल से रैपिडली पुल कर रहा है किस चीज को, वाटर को, प्लांट से भी और वाटर बॉडीज से भी। ग्लोबल वार्मिंग इंटेंसिफाइज दिस कंबाइंड फैक्टर मेकिंग द एयर मोर मॉइस्चर डिमांडिंग। ग्लोबल वार्मिंग से ऐसा जो थर्स्ट वेव है या मॉइस्चर डिमांड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये हीट वेव से कैसे डिफरेंट है, हीट वेव के बारे में बात करते हैं। हीट वेव आर कॉज्ड बाय पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड विंड पैटर्न। हीट वेव पर्टिकुलर टेम्परेचर और विंड पैटर्न से आता है, जबकि थर्स्ट वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन एंड विंड स्पीड। विंड स्पीड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसमें, थर्स्ट वेव में। अगर विंड जो है, विंड स्पीड कम है तो थर्स्ट वेव हो सकता है थोड़ा कम होगा। when temperature rises, the consequence includes more heat as well as the mechanics of water exchange between land and atmosphere। लैंड एंड एटमोस्फियर के बीच जो वाटर एक्सचेंज हो रहा है वो भी चेंज होता है, ह्यूमिडिटी चेंज होता है विंड के हिसाब से, सोलर रेडिएशन के हिसाब से। ग्लोबल वार्मिंग इंटेंसिफाइज दिस कंबाइंड फैक्टर मेकिंग द एयर मोर मॉइस्चर डिमांडिंग। अब देखो हीट वेव के बारे में अगर हम बात करें, देखो ये इंडिया आपको दिख रहा होगा, है ना। इंडिया में जैसे मान लो अगर यहाँ पे एयर ट्रैप हो गया, है ना, तो एयर ट्रैप हो गया। अब यहाँ से हॉट एयर ऊपर जा रहा है लेकिन ट्रैप हो गया एक तरह से, फिर नीचे आ रहा है। तो जब हाई प्रेशर जोन बन जाता है तो एयर वापस नीचे आने लगता है ना, और गर्म हवा ही नीचे फैली रहती है, तो ये क्या हो जाता है, पूरा हीट वेव बन जाता है। Heat wave form when high pressure aloft strains the remains over a region for several days to several weeks। 3000 से 7600 मीटर के हाइट पे अगर हाई प्रेशर रह जाता है तो हाई प्रेशर एयर को किधर भेजता है, नीचे की तरफ। आप पढ़ते हो कि गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, तो गर्म हवा ऊपर उठ नहीं पाती है। क्यों नहीं उठ पाती है, क्योंकि ऊपर से हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है। तो हाई प्रेशर की वजह से जब एयर नीचे ही रह जाती है और वो नीचे सर्कुलेट होती है तो क्या हो जाता है, हीट वेव हो जाता है। हीट वेव का सिनारियो, प्लेन्स के लिए हम मैक्सिमम टेम्परेचर 40 की बात करते हैं और हिल स्टेशन के लिए 30 डिग्री टेम्परेचर की बात करते हैं। हीट वेव का कंडीशन क्या होना चाहिए, नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 40 डिग्री से अबव है ना, किसी जगह का नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 40 से अबव है
उसमें 4-5 डिग्री सेल्सियस भी चेंज हो रहा है तो हम हीट वेव बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर राजस्थान के बहुत सारे प्लेसेस में, उड़ीसा के बहुत सारे प्लेसेस में, दिल्ली में 40 से एबव रहता है, और अगर 40 से बिलो है तो डेविएशन 4-5 की जगह 5-6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना। और अगर हम एक्सट्रीम हीट वेव की बात करें, सीवियर हीट वेव की बात करें, तो सीवियर हीट वेव के लिए जिस जगह पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है वहां पे 6 डिग्री सेल्सियस और मोर का हीट वेव होना चाहिए, और जहां पे 46 डिग्री सेल्सियस से कम है वहां पे 7 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या बोलेंगे, एक तरह से सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये हो गया हीट वेव की कंडीशन, ये हो गया सीवियर हीट वेव की कंडीशन। हीट वेव में टेम्परेचर राइज 4 से 5 डिग्री होना चाहिए या 5 से 6 डिग्री। 4 से 5 डिग्री कब, जब किसी एरिया का एबव टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस होता है, और 5 से 6 डिग्री कब, जब एरिया का टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल गुवाहाटी का जो एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर है वो 40 डिग्री क्रॉस नहीं होता है, तो उसके लिए हमें हीट वेव की कंडीशन क्या रखनी होगी, 5 से 6 डिग्री एबव नॉर्मल हो जाने पे ये हीट वेव हो जाएगा, ठीक है। और सीवियर हीट वेव के लिए गुवाहाटी में 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा होने चाहिए। बट अगर दिल्ली से कंपेयर करें, दिल्ली के टेम्परेचर जनरली 40 डिग्री एबव रहती है, कोटा के टेम्परेचर, राजस्थान में जयपुर के टेम्परेचर 40 डिग्री एबव रहती है, तो वहां के लिए अगर 40 डिग्री में 4-5 डिग्री ही बढ़ जा रहा है तो हीट वेव हो गया, और 6 डिग्री पे सीवियर हीट वेव बढ़ गया, ठीक है। व्हेन शुड अ हीट वेव बी डिक्लेयर्ड, हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए 45 डिग्री पे ऑल लोकेशंस के लिए हीट वेव डिक्लेयर हो जाता है। कोस्टल लोकेशन, पानी वाला लोकेशन जहाँ पे समुद्री हवाएं चलती हैं, सी ब्रिज चलता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे वहां पे हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। इवेपोरेटिव डिमांड, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ थर्स्टी द एटमोस्फियर, कितना प्यासा हो चुका है एटमोस्फियर। इट डिटरमाइंस द नियर मैक्सिमम ऑफ हाउ much water will evaporate from a given piece of land if sufficient water is available. It is measured using standardized short crop evapotranspiration. छोटे क्रॉप का इवेपो एंड ट्रांसपिरेशन से हम इसको मेजर कर सकते हैं। छोटे क्रॉप जो हैं, है ना, टेम्परेचर राइज की वजह से, विंड की वजह से, सोलर रेडिएशन, ह्यूमिडिटी की वजह से किस तरह से इनका इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है। डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर अ ग्रास सरफेस 12 सेंटीमीटर हाई and which has continuous access to sufficient water and is free of any stress, ये किसी भी स्ट्रेस से क्या रहे, फ्री रहे। इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या बनता है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। अब ये देखो, ये क्या है, आपका लेक है, पानी का सोर्स है, वाटर सोर्स है, तो यहाँ क्या होगा, इवेपोरेशन। और ये जो है पेड़ पौधे हैं, यहाँ क्या होगा, ट्रांसपिरेशन। ये इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन मिलकर क्या बनता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन बनता है। दैट शुड बी नोन टू यू। Recent regional observation on evapotranspiration change in India's sub-basins. 2022 study found increased evapotranspiration in northern India, western and eastern Himalayas, possibly from more vegetation or agricultural expansion. Data limitation. There is no detailed data on extreme thirst wave in India. कोई डिटेल डेटा नहीं है एक्सट्रीम थर्स्ट वेव और इंडिया पे। मिटपल कुकल इज कोलैबोरेटिंग विद इंडिया स्कॉलर्स टू स्टडी थर्स्ट वेव इन साउथ एशिया where societies are more climatic vulnerable. Their research could influence global food and water security strategy. इसका रिसर्च ये इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल फूड का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, वाटर सिक्योरिटी का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ट्रम्प्स जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन एंड द रीऑर्डरिंग ऑफ यूरेशिया। ट्रम्प का जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन कैसा है, और रीऑर्डर, रीऑर्डर मतलब कुछ ऑर्डर खाने के लिए नहीं दिया गया है, ऑर्डर मतलब वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, वर्ल्ड पावर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। वर्ल्ड में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो वर्ल्ड में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि यूएस जो है काफी लीड करता है यूरोपियन कंट्रीज को, खुद को भी, है ना, अमेरिकन कंट्रीज को। तो यहाँ रीऑर्डरिंग हो रहा है, और ये लिखते हैं सी राजा मोहन साहब। सी राजा मोहन साहब वर्ल्ड के इंडिया के एक जाने माने इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं। इंडियन एक्सप्रेस में लिखते रहते हैं ऑलमोस्ट इन अ वीक, और ट्वाइस इन अ वीक ये आपको इनका आर्टिकल मिल जाएगा। वीक में एक बार या 2 बार, या महीने में 3 से 4 बार इनके आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। इनको आप आर्टिकल, अगर आप PSIR ऑप्शन रखते हो तो इनके आर्टिकल आप जरूर अलग से भी पढ़ा करो, खुद से भी डिटेल में पढ़ा करो। द आर्टिकल एक्सप्लोर्स हाउ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉरेन पॉलिसी इंटरवेंशन रेंजिंग फ्रॉम मिलिट्री एक्शन इन ईरान टू हिज कंट्रोवर्शियल स्टैंड ऑन नाटो। कैसे कैसे डोनाल्ड ट्रंप को तो आप देख ही रहे हो कि इनका फॉरेन पॉलिसी कैसे कैसे चेंज हो रहा है ना। तो जितना चेंज हो रहा है वो तो आप देख रहे हो कि ईरान में क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा था, ये तो आप देख पा रहे हो, ये तो आप समझ पा रहे हो। जो आप नहीं समझ पा रहे हो,
दैट इज द डायनेमिक्स, दैट इज द जियो पॉलिटिक्स ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप। यूरोप की मेन बात अब यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में करी जाएगी। शिफ्टिंग जियो पॉलिटिकल इक्वेशन अंडर ट्रम्प। ट्रम्प के अंदर जियो पॉलिटिकल इक्वेशन वो हो रहा है, पूरा शिफ्ट हो रहा है। नाटो की समिट हो रही है 2025 में, है ना, और ये पूरा पूरा यूरेशिया का जो जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो रीशेप करके रख देगी। ट्रम्प डैडी डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं, डैडी डिप्लोमेसी एट नाटो। ट्रम्प एंड रूट्स सोशल मीडिया बॉन्डिंग। डैडी डिप्लोमेसी क्या है? इनफॉर्मल टर्म है रेफरिंग टू अ डिप्लोमेटिक अप्रोच वेयर अ पावरफुल नेशन एक्ट एज अ पैटर्नलिस्टिक फिगर। पावरफुल नेशन जो है वो पैटर्नलिस्टिक फिगर के हिसाब से अपने आप को डिक्टेट, टर्म्स को डिक्टेट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इम्पोजिंग इन्फ्लुएंस ऑन स्मॉलर और वीकर कंट्रीज। स्मॉलर और वीकर कंट्रीज पे जो है वो अपना इन्फ्लुएंस पोज करते हैं। जैसे ट्रम्प को देखा हमने, क्या चाइना पे इसने बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल पाया? नहीं डाल पाया, है ना। किस पे डाला? पाकिस्तान पे। उधर किस पे डाला? ईरान और इसराइल पे। ट्रम्प का प्रेशर। यूएस प्रेसिडेंट डिमांड्स इंक्रीज्ड यूरोपियन डिफेंस स्पेंडिंग। देखो नाटो क्या है आप सब लोग जानते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खत्म होने के बाद नाटो बना था, है ना। एक तरह से वर्ल्ड पूरा पोलराइज हो गया था, कम्युनिस्ट ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट ब्लॉक का लीडर कौन था? यूएस। और यूएस ने कलेक्टिव डिफेंस के लिए नाटो बनवाया था। नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक के साइड साइड जो कंट्री हैं जिसमें यूएस, चाइना, यूएस और कनाडा भी आएगा, और इधर साइड में पूरा यूरोपियन कंट्रीज, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आएंगी, तो उन सब के लिए क्या बना था? नाटो बना था। अब नाटो में सबसे ज्यादा नाटो का पर्पस क्या है? कलेक्टिव डिफेंस, है ना। रशिया और बाकी यूएसएसआर से एक तरह से लड़ना, अगर जरूरत पड़े तो उनसे डिफेंस करना, उनसे नाटो कंट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखना। और धीरे धीरे, ऑब्वियस बात है, इसमें यूएस का जो साझेदारी है, जो पैसा है, जो स्पेंडिंग है, वो काफी ज्यादा है। तो ट्रम्प अभी प्रेशर बना रहे हैं कि यूरोपियन कंट्री खुद को डिफेंड करे, यूरोपियन कंट्री अपना पैसा बढ़ाए, हम क्यों यूरोपियन कंट्रीज को डिफेंड करते जाए। जर्मनी इमर्ज एज ए स्ट्रेटेजिक एंकर। जर्मनी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एंकर की तरह इमर्ज हुआ है। जर्मनी के पास पैसे भी बहुत हैं। जर्मनी अब एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी जो है वो एक तरह से ड्यू टू रिड्यूस थर्स्ट इन यूएस रिलायबिलिटी एक स्ट्रेटेजिक एंकर की तरह उभर के सामने आया है। नाटो के बारे में बात कर लेते हैं। नाटो कब बना था? इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस 1949 में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 32 मेंबर कंट्रीज हैं यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से। ऑब्जेक्टिव क्या है? कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस इसका ऑब्जेक्टिव है कि पूरा डिफेंस हम लोग को करना है। अभी ये क्या करती है? क्राइसिस को मैनेज, ग्लोबल पीस कीपिंग में भी काम करती हैं, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में भी काम करती हैं, है ना। हिस्ट्री ऑफ नाटो 1949 से कोरियन वॉर, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लगाया, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। नाटो मेंबर कंट्रीज, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आपको क्या मिलेंगी? नाटो मेंबर कंट्रीज, ठीक है। और साथ में यूएसए और कनाडा भी क्या है? नाटो मेंबर कंट्रीज। टोटल 32 कंट्रीज आपको क्या देखेंगे? नाटो मेंबर कंट्रीज देखेंगे। न्यू टारगेट्स ऑफ 2025 हेग समिट। 2025 जो हेग में समिट हो रहा है, उसके क्या क्या टारगेट्स हैं कि नाटो कंट्रीज विल नाउ एम टू एलोकेट 5% ऑफ देयर जीडीपी ऑन कंबाइंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी। नाटो कंट्रीज 5% ऑफ जीडीपी कहां देंगे? कंबाइंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे। न्यू टारगेट स्ट्रक्चर 3.5% ऑफ जीडीपी फॉर कोर मिलिट्री स्पेंडिंग, पर्सनल इक्विपमेंट ऑपरेशन। कहाँ होगा? नया टारगेट है हमारा। 1.5% किसके लिए? बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। बॉर्डर के लिए 1.5, और बाकी बॉर्डर छोड़ के मिलिट्री स्पेंडिंग जो होगा, कोर इक्विपमेंट, ऑपरेशन, पर्सनल, इनके लिए 3.5, है ना। बॉर्डर में 1.5 साइबर डिफेंस में भी जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बॉर्डर पे अपग्रेड होगा, एनर्जी भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। एग्जिस्टिंग टारगेट अभी कितना है? सिर्फ 2% ऑफ जीडीपी है कोर डिफेंस के लिए। कोर डिफेंस के लिए 2% को बढ़ा के बाकी नाटो कंट्रीज कितना करेंगी? 3.5% ऑफ देयर जीडीपी करेंगी, ठीक है। अलायंस अंडर स्ट्रेन। अभी नाटो क्या है? क्रॉस रूट्स पे है, स्ट्रेन में दिख रहा है, तनाव में, खिंचाव में दिख रहा है। एडाप्टिंग टू न्यू रियलिटीज। न्यू रियलिटीज मतलब पहले यूएस ही लीड कर रहा था, यूएस ही पैसा दे रहा था, यूएस जैसे चाहे वैसे ही हो रहा था, बट अब नहीं हो रहा है ना। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेजन किया। ट्रम्प्स क्रिटिसिज्म ऑफ नाटो। ट्रम्प जो है फादर ऑफ नाटो, एक तरह से यूएसए इज क्रिटिसाइजिंग नाटो, ठीक है। फादर ऑफ, सॉरी, यूएसए जो है फादर ऑफ नाटो इज क्रिटिसाइजिंग नाटो एंड persistent tension have shaken its foundation. Germany's strategic shift. Historically, pacifist Germany is undergoing significant change. जर्मनी क्या है? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब वॉर वॉर नहीं लड़ना है जर्मनी को। जर्मनी को तो वॉर लड़ना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक हिटलर था वहां पे, बट हिटलर आने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की जो पिटाई हुई,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुई, उसके बाद से जर्मनी और जापान दोनों क्या बन गए, पैसिफिस्ट, की हमें डिफेंस पे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, हमें ऐसे ही रहना है ना। तो जर्मनी का भी शिफ्ट होना शुरू हो गया क्योंकि यूएस हेल्प नहीं कर रहा है। इन रिस्पॉन्स टू रशियाज 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, चांसलर ओलाफ स्कॉल, चांसलर कहाँ के हैं, जर्मनी के, डिक्लेयर्ड अ हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट कमिटिंग 100 बिलियन यूरो टू मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। जर्मनी का मिलिट्री मॉडर्नाइज करने के लिए 100 बिलियन यूरो दिया गया एंड प्लेजिंग टू रीच नाटोज 2% डिफेंस स्पेंडिंग ग्लोबल। नाटो का 2% डिफेंस स्पेंडिंग गोल जो है वो जर्मनी अकेले पूरा करेगा। मर्ज स्ट्रेंथन्स मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को भी यहाँ पे ओलाफ स्कोल्स ने क्या किया, स्ट्रेंथन किया अंडर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, जो सक्सेसर हैं ओलाफ स्कोल्स। जर्मनीज ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूज, बर्लिन इंक्रीजिंगली पोजीशन इटसेल्फ एज यूरोप्स की सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब जर्मनी बोल रहा है कि यूरोप का सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो यूएस नहीं है, वो कौन है, वो हम होने वाले हैं। तो धीरे धीरे ये बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है। ट्रंप का डिसरप्टिव पॉलिसी क्या रहा, मिडिल ईस्ट रिकैलिब्रेशन, मिडिल ईस्ट को रिकैलिब्रेट किया, बॉम्बिंग ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, फैसिलिटेटिंग अ फ्रजाइल सीज फायर बिटवीन टेल अवीव एंड तेहरान, टेल अवीव मतलब इसराइल, तेहरान मतलब ईरान। इन द मिडिल ईस्ट ट्रंप सीक टू एक्सपेंड द अब्राहम अकॉर्ड टू इंक्लूड सऊदी अरेबिया। अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड क्या है, बहुत अच्छा अकॉर्ड है। और अब्राहम अकॉर्ड एक तरह से आपका इसराइल है ना, यूएई, इन सब, बहरीन, इन सब कंट्रीज के बीच में है। यूएस इसको ब्रोकर कर रहा है कि इसराइल के साथ यूएई, बहरीन कंट्रीज के रिलेशन अच्छे हो जाएं और साथ साथ में सऊदी अरेबिया के रिलेशन भी अच्छे हो जाएं। सम एडवाइजर प्रपोज अ साइरस अकॉर्ड between Israel and Iran if Iran breaks from theocracy, referring Cyrus the Great, who freed Jews to 2500 years ago. साइरस अकॉर्ड हो सकता है। अब्राहम क्या है, अब्राहम वो लिंक है, अब्राहम वो लिंक है जो एक तरह से ज्यूस, जुडाइज्म जो रिलीजन है और इस्लाम जो रिलीजन है उसको जोड़ते हैं, है ना। चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, दोनों इस बात को मानता है, या फिर चाहे वो ज्यूस हो, वो तीनों इस बात को मानता है कि सबसे पहले इन तीनों के कॉमन एक तरह से जो ओरिजिनेटर थे वो कहाँ से थे, अब्राहम। तो अब्राहमिक रिलीजन जो है इनको बोला जाता है। ठीक है, तो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, अभी साइरस अकॉर्ड की बात यहाँ पे चल रही है। इसराइल अरब डिप्लोमेटिक टाइज, इसराइल अरब डिप्लोमेटिक टाइज क्या है, इजिप्ट और सूडान, नॉर्मलाइज रिलेशनशिप इन 2020, ईयर ऑफ अब्राहम रिकॉर्ड। 2020 में है ना, यहाँ पे देखो इसराइल, इसराइल बहरीन यूएई के रिलेशन अच्छे हुए, ठीक है। अब यहाँ ये लो देखो, साइंड अब्राहम अकॉर्ड डिक्लेरेशन बट हैज येट टू नॉर्मलाइज, सूडान का रिलेशन अभी नॉर्मलाइज नहीं हुआ। साइंड पीस ट्रीटी प्रायर टू अब्राहम अकॉर्ड, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ इसराइल का रिलेशन पहले से अच्छा हो चुका है ना, पहले से। और बहरीन के साथ, यूएई के साथ, मोरक्को के साथ इसराइल का रिलेशन अब्राहम अकॉर्ड 2020 में क्या हुआ, अच्छा हुआ। सूडान ने साइन किया, रेटिफाई नहीं, सूडान के साथ भी इसराइल का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। अब्राहम अकॉर्ड ये आपका सऊदी अरेबिया भी साइन कर सकता है। तो धीरे धीरे इसराइल के जो रिलेशंस हैं आसपास के कंट्रीज के साथ वो अच्छे होने लग गए हैं। बस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ ईरान जो है और ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो लेबनान में बेस्ड है, जो सीरिया में बेस्ड है, जो यमन में बेस्ड है, जो गाजा स्ट्रिप में बेस्ड है, उनके साथ बस रिलेशन अच्छा नहीं हुआ है, जिसके लिए क्या प्रपोज किया जा रहा है, साइरस अकॉर्ड प्रपोज किया जा रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। ट्रंप डिस्ट्रप्टिव डिप्लोमेसी, यूरोप एट क्रॉस रोड, ट्रंप डाउनप्लेस द रशियन थ्रेट, ट्रंप अब रशियन थ्रेट को ज्यादा नहीं मानते। ट्रंप अब रशिया को बोलते हैं कि चलो G8 में रशिया को वापस बुला लो, G7 होता है, पहले G8 होता था जिसमें रशिया रहता था, वापस बुला लो। अर्जेज यूक्रेन टू ट्रेड टेरिटरी फॉर पीस, यूक्रेन को बोलते हैं अपना टेरिटरी दे दो पीस के लिए, है ना। आपने वो वीडियो देखा होगा जब ट्रंप साहब सीधे सीधे डांट रहे हैं जेलेंस्की को। ट्रम्प्स क्वेश्चनिंग नाटो यूटिलिटी एंड डिमांडिंग यूरोपियन एलाइज स्पेंड 5% ऑफ जीडीपी इन डिफेंस, वो तो यूरोपियन अब करने के लिए भी तैयार है। दिस अंडरमाइंस नाटो सॉलिडारिटी, नाटो का सॉलिडारिटी अंडरमाइन हो रहा है। एंड अलार्म्स यूरोपियन कैपिटल्स, यूरोपियन कैपिटल्स अलार्म हो रहे हैं, मतलब कैपिटल्स मतलब यूरोपियन कंट्रीज अलार्म हो रहे हैं। एशियन पावर भी है उसमें, है ना, लीडर फ्रॉम जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड स्किप्ड द नाटो समिट, नाटो में डायरेक्टली नहीं आते ये, बट नाटो प्लस में आते हैं, नाटो के साथ में बहुत बड़े एक यूएस के अलाइज हैं। रिफ्लेक्टिंग डाउट अबाउट यूएस कमिटमेंट, यूएस का कमिटमेंट पे डाउट कर रहे हैं, इनफैक्ट ट्रंप के कमिटमेंट पे डाउट कर रहे हैं।
This transformation signaled the birth of new geopolitical order with major implication for global and regional actors including India. इमरजेंस ऑफ जर्मनी एज स्ट्रेटजिक एंकर, जर्मनी भी स्ट्रेटजिक एंकर बन के निकला है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं, है ना, कोल्ड वार के टाइम पे तो जर्मनी भी दो पार्ट में बट गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी, है ना। एक पार्ट कम्युनिस्ट रह गया था, एक पार्ट कैपिटलिस्ट रह गया था, एक पार्ट यूएसएसआर के साथ चला गया था, एक पार्ट कैपिटलिस्ट था। बाद में जर्मनी में या बर्लिन में बर्लिन वॉर गिराई गई, फिर दोनों जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। When NATO was founded in 1949, its first Secretary General Lord Ismay famously declared its goal to keep the Americans in, the Russian out and the Germans down। कि नाटो का गोल क्या है? अमेरिका को इन करना, रशिया को आउट करना, जर्मन्स को डाउन करना, क्योंकि जर्मन्स को डाउन करना बहुत जरूरी था। जर्मनी ज्वाइन नाटो इन 1955, स्पेशली वेस्ट जर्मनी बिकेम ए मेंबर, क्योंकि वेस्ट जर्मनी ही इधर से पार्ट था। जर्मन यूनिफिकेशन कब हुआ? फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989 में। ये दोनों जर्मनी अलग अलग हो गए थे एक तरह से, है ना। ये वाला जर्मनी यूएसएसआर के कब्जे में चला गया था, बर्लिन में वॉल बन गई थी, ठीक है। बर्लिन वॉल गिरी 1989 में एंड कल्मिनेटेड ऑन अक्टूबर 3, 1990। इमरजेंस ऑफ जर्मनी एज ए स्ट्रेटजिक एंकर, जर्मनी स्ट्रेटजिक एंकर कब बना? जेतवेंदे के इसमें शासनकाल में जर्मनी स्ट्रेटजिक शिफ्ट हुआ 2022 में। रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन से जर्मनी में डर गया कि जब यूक्रेन पे इन्वेजन रशिया कर दे रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, यूएस नहीं कुछ कर रहा, तो वी शुड आल्सो डू समथिंग। वहां 100 बिलियन यूरो का फंड रखा गया। नाटो के डिफेंस में भी 2% जीडीपी, मतलब पूरे पूरे नाटो में भी 2% जीडीपी देने की बात करी गई। हिस्टोरिक मूव टू सप्लाई लेथल वेपन्स, लेथल वेपन्स भी यूक्रेन को सप्लाई किया गया। जेटवेंडे एड्रेस्ड डिलीवर्ड टू बुंदस्टेग, बुंदस्टेग मतलब जर्मनी का पार्लियामेंट, बाय ओलाफ स्कोल्ज द चांसलर ऑफ जर्मनी, है ना। कंसोलिडेशन अंडर चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, क्या क्या कंसोलिडेशन? एक्सेलरेटेड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, लीडरशिप इन नाटो इनहेंस्ड, फॉरवर्ड प्रेजेंस इन लिथुआनिया, लिथुआनिया में और ज्यादा फॉरवर्ड प्रेजेंस दिखाया गया। लिथुआनिया बगल में ये कंट्री है। स्ट्रेटजिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है? स्ट्रेटजिक रिकैलिब्रेशन अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप यूरेशिया में स्ट्रेटजिक रिकैलिब्रेशन हो रहा है। सब लोग 5% जीडीपी खर्चा करने पे लगे हुए हैं। अ न्यू यूरेशियन ऑर्डर इमर्जिंग, नया यूरेशियन ऑर्डर इमर्ज हो रहा है। पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है बियॉन्ड मिलिट्री स्पेंडिंग, सिर्फ मिलिट्री स्पेंडिंग से क्या होगा? यूरेशियन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी रिजॉल्व सोनली थ्रू इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, रीजनल रिकंसिलिएशन, पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशन, है ना, ये सारे चीज करनी पड़ेंगी। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ओइंग टू ट्रम्प्स पॉलिसीज, क्या क्या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है? इंडो पैसिफिक रेजोनेंस, एशिया यूरोप ड्रिफ्ट, एब्सेंस ऑफ एशियन एलाइज एट नाटो समिट इंडिकेट्स वीकनिंग लिंकेज। एशियन अलाइज का एब्सेंस जो है ना, जो नाटो समिट में नहीं गए ये लोग, नाटो समिट जो हो रहा है, एशियन एलाइज मतलब जापान, मतलब साउथ कोरिया, ये लोग जो नहीं गए नाटो समिट में, ये दिखा रहा है कि एशिया और यूरोपिया का ड्रिफ्ट हो रहा है, यूरोप का, है ना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, हर कंट्री को अब अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी चाहिए, जैसे इंडिया हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी फॉलो करता है। सिक्योरिटी नीड्स नीड पॉलिटिकल रिकैलिब्रेशन, मोर डिफेंस स्पेंडिंग इज नॉट इनफ, कंट्रीज मस्ट री इमेजिन देयर रीजनल पार्टनरशिप, कंट्रीज को रीजनल पार्टनरशिप इमेजिन करना होगा। नीड टू रीथिंक स्ट्रेन्ड रीजनल रिलेशन, यूरोप और रशिया के रिलेशन इंप्रूव करने होंगे, इजराइल ईरान अरब डायनेमिक्स इंप्रूव करना होगा। एशिया पैसिफिक का सिक्योरिटी अलाइनमेंट, जिसमें इंडिया भी आ जाता है, जिसमें एक तरह से आपका चाइना भी आता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। नाटो प्लस क्या है? नाटो के अलावा 31 मेंबर कंट्रीज पहले थे नाटो में, अभी 32 हैं। उनके अलावा 5 और कंट्रीज जो ऐड होती हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? नाटो प्लस। बात ये भी होती थी कि इंडिया भी नाटो प्लस का मेंबर बन जाए। इंडिया स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग इन रीऑर्डरिंग यूरेशिया, यूरेशिया में हमारा क्या पोजिशनिंग होगा भाई? पॉलिसी डाइवर्सिफिकेशन, डीपनिंग टाइज विथ यूरोप, यूरोप के साथ टाइज बढ़ाना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के साथ और एंगेजमेंट कर रहे हैं हम लोग। चाइना के साथ हम लोग टाइज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद आसियान, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। इवन एज इंडिया पार्टनर विद द यूएस, इट इज बिल्डिंग द कैपेसिटी टू नेविगेट एन अनसर्टेन वर्ल्ड ऑर्डर मार्क्ड बाय पावर ट्रांजिशन। एक अनसर्टेन वर्ल्ड ऑर्डर होगा जहां क्या होगा? पावर ट्रांजिशन हो रहा है। What is the conclusion? The global order is witnessing a tectonic shift as Trump's disruptive strategic forced Eurasia into a structural recalibration. With Germany asserting leadership in Europe, Middle East moving toward regional balancing. है ना, पूरे वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है। अगर आप थोड़ा भी इंटरनेशनल रिलेशन पहले से समझते हो तो ये टॉपिक आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।